हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएलटी ग्रेड में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स हैज बीन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ अनलिमिटेड एंड्स हैविंग स्केर्स मींस एंड हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ये डेफिनेशन किसने दी है? ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, एसीपी गू, लियोनेल रॉबिन। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा रॉबिन्स। ये रॉबिन्स की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ अनलिमिटेड एंड्स हैविंग स्केर्स मींस एंड हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम क्या चीजें स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनके कई सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। He studied the human behavior on the basis of three things: unlimited wants, scarce means and alternative uses. ये डेफिनेशन इन्होंने 1932 में दी थी और इनकी एक बुक है जिसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच फोकस ऑन व्हाट शुड बी। ऑप्शंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो देखिए द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच फोकसेस ऑन व्हाट शुड बी, या यहाँ पे लिखा हो सकता है व्हाट ऑट टू बी, ये रिलेटेड है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो देखिए दो चीजें यहाँ पे हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट इज, यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये इस बात पर बेस्ड होता है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या है क्या हो रहा है, यानी इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियल सिचुएशंस। It is based on facts and real situations which can be verified. जैसे अगर हम इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर हम कुछ भी एक डेटा बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि इंडिया में 10% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये डेटा क्या है, ये आपको बता रहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड वी कैन चेक दिस डेटा और वी कैन वेरीफाई इट। तो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो सिचुएशन होती है, रियल सिचुएशन होती है, उसको हम बताते हैं कि क्या हो रहा है, जिसको टेस्ट किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर कोई भी जजमेंट पास नहीं किया जाता है, कोई भी जजमेंट या सजेशन नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते या इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी टेस्टेड, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या सही मानते हैं और क्या गलत मानते हैं। ये बेसिकली बताता है, ये डिटरमाइन करता है कोई नॉर्म्स या एम्स को कि क्या होना चाहिए। ये ओपिनियंस होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है किसी पर्टिकुलर मैटर में, और ये लोगों की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, इसी कारण से हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वी गिव सजेशंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सजेशंस देते हैं। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अगर हम कहें कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो पिछले महीने से इस महीने में 10 रुपए से बढ़ गई है, तो ये क्या है, फैक्ट है जो हम बता रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस 10 रुपए से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 10 रुपीज। यहीं पे अगर हम इसको नॉर्मेटिव में देखें, जो ओपिनियन देता है
तो यहाँ पर ओपिनियन क्या होगा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है पेट्रोल की, तो गवर्नमेंट को पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए। और जो ये सजेशंस हैं वो किसी भी पर्सन के पर्सनल बिलीफ पर होते हैं, पर ये पर्सनल ओपिनियन होते हैं विच कैन नॉट बी प्रूव्ड राइट और रॉन्ग, क्योंकि हर किसी के लिए सही या गलत अलग अलग चीजें हो सकती हैं। बाकी टर्म्स भी देख लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। ये कोई भी इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, कोई हाउस होल्ड हो सकता है। जब इसकी स्टडी हम करते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स की स्टडी हम करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी कि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री और फर्म। जब किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फर्म के लिए आउटपुट और प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरे इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी स्टडी हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल। एक जनरल प्राइस लेवल और एग्रीगेट आउटपुट की स्टडी की जाती है, आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो सकता है कंज्यूमर बिहेवियर या थियरी ऑफ सप्लाई। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका एग्जांपल हो जाएगा नेशनल इनकम। तो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज फोकस ऑन व्हाट शुड बी इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। यहीं अगर क्वेश्चन होता व्हाट इज, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उसका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस बाय 20% and the demand for the commodity increases by 40%, then elasticity of demand would be। ऑप्शंस हैं perfectly elastic, perfectly inelastic, unit elastic या फिर highly elastic। तो देखिए elasticity of demand क्या मेजर करता है? The degree of responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price। अगर प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज बताया है? कमोडिटीज डिमांड इंक्रीजेस बाय 40%, तो चेंज कितना है? 40 है। और प्राइस में चेंज कितना हुआ है? 20%, तो यहाँ हो जाएगा 20। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2। तो जितनी भी इलास्टिसिटी होती है सबकी अपनी एक डिग्री होती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो इनफाइनाइट होगा। दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका ठीक अपोजिट, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब होता है इज इक्वल टू 1। और हाईली इलास्टिक का मतलब होता है ग्रेटर देन 1, जब 1 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया है वो 2 आया है, दैट मोर देन 1 आंसर आ रहा है हमारा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should be price elasticity of demand by proportionate method if Q1 is 20,000, Q2 is 25,000, P1 is rupees 10 and P2 is rupees 8। ऑप्शंस हैं 1.25, 1.20, 1.50 या फिर 1। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला है proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price, माइनस यहाँ मिडिल में होगा।
प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे हम? डिमांड में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय इनिशियल या प्रीवियस डिमांड। इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। जब चेंज होता है तो इसको आप डेल्टा से डिनोट करते हैं। चेंज इन डिमांड हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू और ये हो जाएगा इनिशियल डिमांड क्यू। इसी तरह से चेंज इन प्राइस डेल्टा पी और इनिशियल प्राइस पी। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो हम देख लेते हैं पहले सारी चीजों को। प्राइस देख लीजिए कितनी है, यानी प्रीवियसली प्राइस कितनी थी ₹10। पी या P1 आपका 10 है। P2 अब क्या हो गई है प्राइस ₹8। इसी तरीके से क्वांटिटी पहले कितनी थी 20,000 और अभी क्वांटिटी कितनी हो गई है 25,000। तो इनिशियल प्राइस हमको मिल गया। इनिशियल प्राइस कितना है आपका 10 है और इनिशियल क्वांटिटी 20,000 है। तो यहाँ फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं 10 है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 20,000 इनटू अब क्या चाहिए चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस। तो पहले निकाल लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी Q2 माइनस Q1, यानी Q2 कितना है 25,000 है माइनस Q1 कितना है 20,000 है, तो कितना बचा ये 5,000। तो डेल्टा Q हमारा कितना हो गया 5,000 डिवाइडेड बाय अब चाहिए चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस भी इसी तरीके से निकल जाएगा P2 माइनस P1। P2 कितना है 8 है, क्वेश्चन में P2 8 दिया है, P1 कितना दिया है 10 दिया है, तो ये क्या हो गया आपका -2। तो यहाँ पे हम इसको पुटअप कर देंगे -2। ये हमारा बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 0 यहाँ से काट देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -4। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1.25। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज, ऑप्शंस हैं ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी टाइम, दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तीसरा है मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट एनी टाइम, या फिर मेनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स। तो यहाँ बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन की। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु सेल होमोजेनियस गुड्स एट द सेम प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और यहाँ पर पूरे मार्केट में एक ही प्राइस होता है और सभी फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल बायर या सेलर मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके देख लेते हैं। पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की संख्या ज्यादा होती है, लार्ज होती है। इसी रीजन से कोई भी इंडिविजुअल बायर या सेलर जो प्राइजेस हैं और क्वांटिटी है उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं इस मार्केट में वो आइडेंटिकल होते हैं। जो भी फर्म्स होती हैं सब एक ही तरीके का प्रोडक्ट सेल करती हैं। कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए बायर्स इनडिफरेंट रहते हैं टुवर्ड्स द सेलर्स कि किस सेलर के पास से वो प्रोडक्ट खरीदे, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है फर्म्स की।
Any firm may enter and any firm may exit whenever they want. There is complete freedom. यानी अगर परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट हो रहा होगा तो और फर्म्स इसमें एंटर करेंगी, और अगर लॉस की सिचुएशन होती है तो जो फर्म्स हैं वो एग्जिट करती हैं। तो हमेशा फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट आपको देखने को मिलता है। यही कारण है कि लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। इसके अलावा और फीचर्स में है आपका परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। जो भी बायर या सेलर होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, क्योंकि बायर्स और सेलर्स के बीच में क्लोज कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी होती है उनकी, यानी वो जब चाहा जिस प्रोड्यूसर के साथ चाहे वहां काम कर सकते हैं और किसी भी प्रोड्यूसर को छोड़ के दूसरे प्रोड्यूसर के पास वर्क के लिए जा सकते हैं, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, कोई भी खर्चा एडवर्टीजमेंट या ट्रांसपोर्टेशन इन पर नहीं किया जाता है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, सभी फर्म्स के पास सेम तरीके की प्रोडक्ट्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, प्राइस में भी कोई परिवर्तन नहीं है, इस कारण से एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोई भी सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट पर खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा, ये सब नहीं पड़ता है। तो ये कुछ फीचर्स या कंडीशंस है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। इसी के बेस पे हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, पहला दिया है ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी टाइम। दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तीसरा है मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट एनी टाइम, या फिर मेनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला होगा, ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी टाइम। परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, ये होमोजीनियस होते हैं, और जो प्राइस होती है वो एक ही प्राइस सभी फर्म्स चार्ज करती हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं। मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्राइसेस नहीं होती आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं तो प्राइसेस भी सेम होती हैं, एक ही होती है। इसके अलावा मेनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स दिया, ये भी गलत है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज। ऑप्शंस हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोप्ड या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो इंडस्ट्री होती है वो होती है प्राइस मेकर। यानी जो इंडस्ट्री है वो डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगी, वही जो फर्म होती है वो होती है प्राइस टेकर। जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, फर्म्स को उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। दे कैन नॉट चेंज एनी प्राइस। अब इंडस्ट्री जो प्राइस डिटरमाइन करती है वो डिटरमाइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए, इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं, यहीं पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है वही प्राइस फर्म को एक्सेप्ट करना होता है। ये आपका हो गया इंडिविजुअल फर्म और ये है इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड करेगी वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है इंडिविजुअल फर्म को। तो ये जो लाइन यहाँ पर आप डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से देख रहे हैं, ये क्या हो गई आपकी प्राइस। इसी लाइन पर आपका एवरेज रेवेन्यू भी होता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। तो ये आपका क्या होगा, प्राइस लाइन होगी। तो इसीलिए देयर इज अ इक्वल प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट where industry is the price maker and the firm is the price taker। जो इन्होंने डिसाइड कर दिया, जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, उसी प्राइस को फर्म्स को एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर आप इस प्राइस के कर्व को ध्यान से देखें तो ये कर्व क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। इन अ परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज
हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज। ऑप्शंस हैं सेकेंडरी, लिमिटेड, अनलिमिटेड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दिस बिजनेस इज रन बाय सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अर्न करता है, सिंगल ओनर होता है और बिजनेस और ओनर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो होंगे ये अकेला उसको बियर करता है। जितनी भी कैपिटल होती है ही इन्वेस्ट द कैपिटल इन द फॉर्म। जो भी लायबिलिटी होगी सारी लायबिलिटी इसी की होती है। दैट मीन्स ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए बिजनेस की प्रॉपर्टीज पूरी नहीं पड़ रही हैं तो जो भी पर्सनल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी इस प्रोप्राइटर की यूज की जाएगी फॉर पेइंग ऑफ द डेट्स। डेट्स का पेमेंट करने के लिए जो इसकी अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज होंगी उसका भी यूज किया जाएगा। इसीलिए इसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कहा जाता है। इसके अलावा इसका अपने बिजनेस पे फुल कंट्रोल रहता है बिकॉज देयर इज अ सिंगल ओनर। सारा रिस्क इसी के हाथ में होता है, सारी रिस्क को यही बियर करता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। द लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैंक रेट इज रिड्यूस्ड बाय आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन विल बी। ऑप्शंस हैं रिड्यूस्ड, कांस्टेंट, इंक्रीज्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट है। तो बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स देता है टू द कमर्शियल बैंक्स। जैसे कि अगर कमर्शियल बैंक को लॉन्ग पीरियड के लिए पैसे की कमी है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है। बदले में आरबीआई उससे इंटरेस्ट रेट को चार्ज करता है जो कि बैंक रेट होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि बैंक रेट 7% थी। तो पहले बैंक रेट 7% था, अब बैंक रेट क्या हो गया, 10% हो गया, यानी बैंक रेट बढ़ गया है। तो जब बैंक रेट कम था तो आरबीआई से पैसा लेना क्या था, चीपर था। लेकिन अगर बैंक रेट बढ़ गया तो अब क्या हो जाएगा, महंगा हो गया लोन, तो अब कम पैसा बोरो किया जा सकता है बाय दी कमर्शियल बैंक। इसी का अगर हम अपोजिट कर लें कि पहले बैंक रेट प्रीवियसली बैंक रेट 8% था, अब बैंक रेट घट के 6% हो गया। चूंकि बैंक रेट रिड्यूस हो गया तो बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई से पैसा लेना क्या हो गया, चीपर हो गया, सस्ता हो गया। तो अब आसानी से जो लोन है वो आरबीआई से लिया जा सकता है बाय कमर्शियल बैंक। अब चूंकि कमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा है वो लो रेट पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो फर्दर जब वो पब्लिक को लेंडिंग करेगी, कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लेंडिंग करेगी तो उसका भी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम चार्ज करेगी। तो कम चार्ज करेगी तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा लोन दिया जा सकता है। अगर पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो पब्लिक क्या करेगी, ज्यादा लोन्स मांगेगी, तो अब ज्यादा लोन दिया जा सकता है। तो अगर आरबीआई बैंक रेट को रिड्यूस कर देती है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रीजनल रूरल बैंक्स इज। ऑप्शंस हैं नबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्पॉन्सर बैंक। तो देखिए, आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, these are primarily regulated by Reserve Bank of India. They are primarily regulated by Reserve Bank of India and supervised by National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, with Ministry of Finance. आरआरबी की ओनरशिप ये जॉइंट होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और स्पॉन्सर बैंक होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी ओनरशिप 50% की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप 15% की होती है, 15% की। वहीं स्पॉन्सर बैंक जो होता है इसकी ओनरशिप होती है 35% की। तो यहाँ पे देखिए, आरबीआई के बारे में नहीं दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। ऑप्शंस हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस या फिर कॉटेज एंटरप्राइजेस। तो देखिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें दो लोग होंगे, एक होता है लाइन मैनेजर और दूसरा होता है स्टाफ, जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। लाइन मैनेजर का मतलब क्या है, जो लाइन ऑफिशियल या लाइन मैनेजर होगा, जिसके पास अथॉरिटी होती है गिव ऑर्डर्स, जो अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है ऑर्डर्स देने की, वो डिसीजंस लेता है और कंट्रोल इसके हाथ में रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के मेन पार्ट होते हैं। लाइन अथॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए, लाइन अथॉरिटी को एडवाइस करने के लिए एक्सपर्ट को रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टाफ, जिसको हम कहते हैं स्टाफ ऑफिशियल या स्टाफ एक्सपर्ट। इसका काम एडवाइस देना होता है, ही गिव्स एडवाइस टू द लाइन मैनेजर रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम और एनी सिचुएशन। ये कोई भी ऑर्डर्स नहीं दे सकते। जो स्टाफ एक्सपर्ट होता है, दे कैन नॉट गिव ऑर्डर्स, दे कैन नॉट गिव ऑर्डर्स और कंट्रोल द एम्प्लॉइज या मेक डिसीजंस। कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते, कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है इनका एम्प्लॉइज के ऊपर। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं लाइन मैनेजर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिनांस डिपार्टमेंट है, तो फिनांस डिपार्टमेंट का जो फिनांस मैनेजर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लाइन मैनेजर, जिसके पास ऑर्डर्स देने की अथॉरिटी होती है। अगर इस लाइन मैनेजर के साथ हम एक फिनांस एक्सपर्ट लगा दें जो इनको रिलेवेंट मैटर्स पर एडवाइस देता हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टाफ एक्सपर्ट हो जाएगा, जो एडवाइस देता है टू द लाइन मैनेजर। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्टाफ का जो काम होता है वो एडवाइजरी नेचर का होता है, वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है, कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकता, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, लाइन मैनेजर के हाथ में होगा। तो ये सिर्फ एडवाइस करेंगे, और चूंकि ये सिर्फ एडवाइस करते हैं, इसलिए इस एडवाइस को मानना ना मानना लाइन मैनेजर के हाथ में होता है। प्लस अगर कल को लाइन मैनेजर इनकी बात मानते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आती है, तो इसके लिए वो जो एक्सपर्ट है उसको दोषी नहीं ठहरा सकते कि उसकी गलती है, क्योंकि डिसीजन लेने से पहले लाइन मैनेजर को सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए।
अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, लार्ज इंटरप्राइजेस। क्योंकि यहाँ पर लार्ज इंटरप्राइजेस में क्या होता है कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो ओवरबर्डन्ड होते हैं। द लाइन मैनेजर्स आर ओवरबर्डन्ड। तो इस केस में उनको सजेशंस के लिए बहुत सारा काम उनके पास होता है, इसलिए सजेशंस के लिए, एडवाइस के लिए उनको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। प्लस अगर आप किसी एक्सपर्ट को रखते हैं तो एक्सपर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगा, एक्सपर्ट को आपको खर्चा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। दैट मीन्स कीपिंग एन एक्सपर्ट विल ब्रिंग मोर एक्सपेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेंसिव होता है क्योंकि एक्सपर्ट है, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, तो ज्यादा पैसा आपको उसको देना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो किसी भी स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है एक्सपर्ट को वो अपॉइंट करे और एक्सपर्ट के खर्चे को उठा पाए। तो ये लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए ही पॉसिबल होता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा सूटेबल लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए होती है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।